अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन और पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब की गिरफ्तारी के बाद आज उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर को भी फेक अकाउंट्स केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। अब से कुछ देर पहले नैब एलामिया सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि फरियाल तालपुर को गिरफ्तार करके उनके घर पर ही रखा जाएगा, जिसको अब सब जेल डिक्लेयर कर दिया गया है। याद रहे कि इसी हफ्ते फरियाल तालपुर और आसिफ अली जरदारी साहब की जो प्री अरेस्ट बेल की प्ली थी उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद किया था और उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब प्ली को मुस्तरद किया तो उसकी फौरी बाद आसिफ अली जरदारी साहब को गिरफ्तार किया गया और आज नैब ने उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर को भी हिरासत में ले लिया है। याद रहे कि जो फेक अकाउंट केस है इसमें फरियाल तालपुर जो है वो मरकजी मुलजिम है, जरदारी ग्रुप की वो डायरेक्टर हैं और जो GIT रिपोर्ट सामने आई थी उस पर एक और इल्ज़ाम भी उन पर लगा था कि मुबैना तौर पे हामिद समू जो है वो उनके फ्रंट मैन है और हामिद समू उनके ड्राइवर थे जिनकी 65 करोड़ की जायदाद है दुबई में। तो कहा गया था उस रिपोर्ट में कि ये इनके फ्रंट मैन है मुबैना तौर पर, लेकिन आज जो ये गिरफ्तारी आई है ये फेक अकाउंट्स केस में आई है जिसमें फरियाल तालपुर साहिबा मरकजी मुलजिम है। इस पर बात की आज बिलावल भुट्टो साहब ने, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, और उन्होंने कहा माशी दहशतगर्दी को छुपाने के लिए की जा रही हैं और उन्होंने ये भी कहा कि सियासी क़यादत अगर जेल में होगी तो मुल्क में अनारकी होगी। सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाया जा रहा है। आज का पाकिस्तान में और मुशर्रफ के पाकिस्तान में क्या फ़र्क है? वर्दी का अलावा क्या फ़र्क है? ख़वातीन के पीछे पड़ जाते हैं। जो लोग अपने सियासी मुखालिफिन कि ख़वातीन पे भी केसेस बनाते हैं, चादर और चारदीवारी की पासदारी नहीं करते हैं, वो बुज़दिल लोग होते हैं। ये कहता है मैंने इनका क्या बिगाड़ा? आपने हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। आपने मेरा वालिद को जेल में रखा, कुछ भी नहीं बिगाड़ा। आपने आज भी मेरे पपी को जेल में रखा। हम हर महाज पे लड़ेंगे, लीगल फ्रंट पे लड़ रहे हैं। फरियाल तालपुर साहिबा बहादुर औरत है, सिंध का हर नुमाइंदा बहादुर है। बिलावल भुट्टो साहब का कहना था कि गिरफ्तारियों का मकसद माशी दहशतगर्दी से तवज्जो हटाना है, मुल्क में अनारकी होगी अगर सियासी लीडरशिप को गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हर फोरम पर हम मुकाबला करेंगे, हम घबराने वालों में से नहीं हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सेनेट के साबिक चेयरमैन नैयर बुखारी। नैयर बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जब नवाज शरीफ साहब पर पनामा का मामला चल रहा था तो उस वक्त आपकी पार्टी के जो सीनियर रहनुमा है वो उनको ये मशवरा देते थे कि कानूनी लड़ाई है, अदालतों में लड़े, इसको सियासी ना बनाए। तो क्या अब इसी मशवरे पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अमल करेगी कि जो कानूनी लड़ाई है उसको कानून के मुताबिक अदालतों में लड़े, या इसको सियासी इशू बनाएंगे आप? शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि आज जो फरियाल तालपुर साहबा को अरेस्ट किया गया और फिर उनके घर को सब जेल बनाया गया, ये इलीगल प्रोविजंस हैं। बुनियादी बात यह है कि हम समझते हैं कि नैब का जो कंडक्ट है, हम शुरू से कहते रहे कि ये कंडक्ट जो है ये डिस्क्रिमिनेटरी है। हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन पहली बुनियादी बात यह है कि जो केसेस मियाँ साहब के ख़िलाफ़ बनाए गए और उनकी साहबजादी के ख़िलाफ़ उनको ट्रायल के बाद, कन्विक्शन के बाद कस्टडी में लिया गया। हमारे इन केसेस में जनाब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को और फरियाल तालपुर साहबा को ये उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है कि अभी केस का ट्रायल शुरू नहीं हुआ और उनको कस्टडी में ले गया। और ये मैं समझता हूँ कि ये डबल स्टैंडर्ड्स की बात है। दूसरी बात, हम लीगल फोरम पे भी लड़ेंगे लेकिन ये पॉलिटिकल इश्यूज़ भी इस मुल्क पे हैं। ये क्यों अरेस्ट किया जा रहा है कि पिछले 10 माह में इस गवर्नमेंट ने क्या डिलीवर किया, इनकी क्या परफॉर्मेंस है, और सारा इल्ज़ाम साबका हुकूमतों पर डाल रहे हैं। बात यह है कि पब्लिक के लिए आपने क्या डिलीवर किया अभी तक, और अपनी जो नाकामियां हैं उस पर तवज्जो हटाने के लिए इस किस्म का अमल शुरू है। और आप ये भी देखें कि इन अरेस्ट के हवाले से जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स से उनकी पहली की स्टेटमेंट्स देख लें, नायब के चेयरमैन का वो जो इंटरव्यू है आप उसको देख लें, समझते हैं कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। और नायब का कन्विक्शन रेट आप देख लें, अभी आपने इंट्रो में कहा कि फ़लाँ के ज़िम्मे GIT कोई फरिश्ते बैठे हुए थे उस पर। GIT की रिपोर्ट जो है जब कोर्ट में आएगी और जो GIT के मेंबर्स हैं
वो उस टेस्ट से गुजरेंगे जिसे क्रॉस एग्जामिनेशन का टेस्ट कहा जाता है, तो फिर वो एस्टैब्लिश करेंगे तो फिर हमारे खिलाफ बनेगा। ये यूनिवर्सल कंसेप्ट है कि until proven guilty everybody is taken to be innocent। लेकिन बुखारी साहब आपने कहा कि डिस्क्रिमिनेशन है हमारे साथ किसी लीगल फोरम पे एस्टैब्लिश नहीं है। नवाज शरीफ साहब को उनकी साहबजादी को कन्विक्शन के बाद गिरफ्तार किया गया, हमें तो ट्रायल से पहले ही गिरफ्तार किया गया है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को भी ट्रायल से पहले गिरफ्तार किया गया, हमजा शहबाज को भी गिरफ्तार किया गया, अलीम खान सीनियर मिनिस्टर पंजाब के उनको भी ट्रायल से पहले ही गिरफ्तार किया गया, क्योंकि ये प्रोविजन मौजूद है। ये डबल स्टैंडर्ड्स है ना, नो दिस इज डबल स्टैंडर्ड्स कि इस केस में ऑलरेडी जिस केस में उनको पहले समन किया गया और जिस कोर्ट में रेफरेंस ट्रांसफ़र हुआ, उस कोर्ट ने इनसे बेल बॉन्ड्स लिए हुए हैं और उसके बाद चेयरमैन जो नैब है उसने वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया। वो भी लीगल इशू है, हम समझते हैं कि वो गैर कानूनी तौर पे वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया गया, क्योंकि जब आप मामला कोर्ट के पास चला गया, कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया, कोर्ट ने ज़ाब्ता फौजदारी के तहत बेल बॉन्ड्स उनसे ले लिए, तो मैं समझता हूँ उसके बाद ये वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करना ये भी डिस्क्रिमिनेटरी है। अगर देखें, आपने ख़ुद प्रेसिडेंट सेट की कि पहले मियाँ साहब को ट्रायल के बाद आपने कस्टडी में लिया है, तो बाकियों को आप क्यों बिफोर ट्रायल कस्टडी में ले रहे हैं और बिहाइंड द बार? क्योंकि उनके कानून में ये प्रोविजन मौजूद है। लेकिन मैंने जो आपसे सवाल पूछा था कि क्या कानूनी केस लड़ेंगे, जैसा कि आप मशवरा देते थे नवाज शरीफ साहब को कि कानूनी केस है अदालत में लड़ें, सियासी महाज पे ना लड़ें, तो मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूं कि आज भी अगर बिलावल साहब प्रेशर करते हैं, बात भी केस के मुतालिक नहीं करते, अवाम को, अपने वोटर को ये बताते नहीं है कि फेक अकाउंट्स केस है क्या ये अकाउंट्स उनके थे, ये तमाम नाम लिए जा रहे हैं, इसकी मेरिट पे नहीं बात कर रहे, वो सिर्फ सियासी बात कर रहे हैं कि हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है, माशी दहशतगर्दी को छुपाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। बिल्कुल शहजाद, बुनियादी बात आप देखें ना कि फरियाल तालपुर साहबा जो है एक पॉलिटिशियन है इस मुल्क की, प्रेसिडेंट जरदारी फॉर्मर प्रेसिडेंट है, पॉलिटिशियन है। फरियाल तालपुर साहबा आज प्रोविंशियल असेंबली की मेंबर हैं, प्रेसिडेंट जरदारी नेशनल असेंबली के मेंबर हैं। और आप ये देखें कि जो रवैया हुकूमत वक्त का और जो कन्वेंस है इसका नैब का और गवर्नमेंट का, वो भी आपके सामने है, उनकी स्टेटमेंट आपके सामने है। तो ये पॉलिटिकल इश्यूज़ तो हैं और वो मिलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप वो देख लें कि जो बुनियादी FIR थी इस केस में जो 2018 में रजिस्टर हुई, एलिगेशंस था कि जी 15 मिलियन रुपीस ट्रांसफ़र हुए हैं उस अकाउंट में जरदारी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को जी। तो वो तो बड़ा सिंपल सा कहा जी हम तो शुगर केन्स ग्रोवर है और देने वाला एडमिट करता है कि हमने ये दिए हैं। दिस इज़ एलिगेशन। मीडिया पे जी 35 अरब रुपये की बात करते रहे, जो लीगल आर्गूमेंट्स किए हैं नैब के प्रोसिक्यूटर्स ने तो 30 मिलियन की बात करते हैं, वो भी उनको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ। खाली इल्ज़ाम से नहीं बात चलती, जब तक वो क्रॉस एग्जामिनेशन के टेस्ट से नहीं गुजरेंगे और जब तक कोर्ट की वर्डिक्ट नहीं आएगी, टिल सच टाइम जरदारी साहब भी इनोसेंट है और फरियाल तालपुर साहब भी इनोसेंट। ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, जब तक उनको कन्विक्ट नहीं किया जाता तब तक वो इनोसेंट ही हैं, अभी उन पे इल्ज़ाम है, वो मुल्जिम है। लेकिन मुझे एक बात बताइएगा कि इस केस में आप लोग कहते हैं कि ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि 3 करोड़ का अब तक नैब ने कहा है कि ये केस सामने आया है और बाकी अरबों रुपए की बात हुई है, उनका कनेक्शन ओमनी ग्रुप से है। अब ओमनी ग्रुप का कनेक्शन जरदारी ग्रुप से है या नहीं, ये बात तो बाद में इस्टेब्लिश होनी है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि हमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जा रहा है, तो ये सिर्फ PTI कर रही है या PMLN भी कर रही थी? क्योंकि ये केस तो PMLN के दौर में बना था, चौधरी निसार इस केस पर बार बार बात करते रहे हैं, तो इसका मतलब नून लीग भी विक्टिमाइज कर रही थी आपको? देखें, जब हम ये कहते थे कि हम उनके ओपोनेंट थे उस वक्त, वी वर ऑन अपोजिशन बेंचेस एट दैट टाइम, और ऑब्वियसली आज हम PTI के ओपोनेंट्स हैं। और जो कंडक्ट है नैब के चेयरमैन का, आप मुझे ये बताएं कि नैब के चेयरमैन का जो कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू है, अगर वो समझते हैं कि उसमें हकीकत और सदाकत नहीं थी, क्या एक्शन लिया नैब के चेयरमैन ने उस जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़? कहाँ को मुकदमा दर्ज करवाया? कहाँ कहीं एलिगेशन लगाया कि ये झूठा है? तो कॉन्क्रीट किस्म की डिनाइल भी नहीं आई, तो दैट इज़ एडमिशन। और फिर ये नैब के चेयरमैन का कहना कि गवर्नमेंट के बंदों के ख़िलाफ़, अगर उनके अलाइज के खिलाफ हम मुकदमा बनाएंगे या इनिशिएट करेंगे तो ये गवर्नमेंट टूट जाएगी। तो दिस शोज कन्वाइवेंस बिटवीन नैब एंड दी प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑल्सो। सर, अगर आप
समझते हैं कि वो जो इंटरव्यू दिया गया था वो 100% दुरुस्त था, उसमें तमाम ये बातें की गई हैं, तो फिर उसमें तो ये भी कहा था कि ज़रदारी साहब को जब बुलाया हमने और इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया तो वो उनके हाथ कांप रहे थे, उनसे ग्रीन टी का कप नहीं उठाया जा रहा था। फिर ये बातें भी क्या तस्लीम कर लें नैब चेयरमैन की? देखिए आप डोंट डिस्कस दी हेल्थ कंडीशन। मैं हेल्थ कंडीशन बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि उस इंटरव्यू में ये कहा हुआ था उन्होंने। नहीं, मेरी बात आप सुन। और जरदारी साहब घबराने वाला शख्स नहीं, उसने 11 साल जबर इनका सहा, जेलों काटी, लेकिन ना वो रोया ना उसने आंसू बहाए। ये बाकी पॉलिटिशियंस है जो रो भी पड़ते थे और वो एहतसाबुर रहमान जेल में रोता था। जरदारी साहब बाहिम्मत आदमी है और इसीलिए मजीद निज़ामी साहब ने उन्हें मर्द हुर कहा था। तो हम समझते कि हमारी क़यादत ना बुज़दिल है ना घबराने वाली है और ना इन हथकंडों से हमारी क़यादत घबराएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और चेयरमैन नैयर बुखारी साहब, जो कि कह रहे हैं कि हर महाज पर ये केस लड़ा जाएगा, कानूनी के तौर पे भी लड़ा जाएगा और इसको सियासी महाज पर भी हम लड़ेंगे। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। बजट 2019-20 पेश करने के बाद कौम से खिताब किया वज़ीर आज़म इमरान खान ने। उस खिताब में उन्होंने कहा था कि मैं अपने नीचे एक हाई पावर्ड कमीशन बनाऊंगा जो कि एहतसाब करेगा, जो कि तहकीकात करेगा कि मुल्क का कर्जा इतना बढ़ कैसे गया। 2008 में जो कर्जा 6000 अरब था वो पीपल्स पार्टी के दौर में इख्तिताम होते में 2013 में 15000 हो गया। फिर 2013 से 2018 जब हुकूमत आती है PMLN की तो वो कर्जा 15000 से बढ़ के 30000 अरब हो गया। ये पैसा गया कहाँ? इस पर उन्होंने कहा था कि वो एक हाई पावर्ड कमीशन बनाएंगे जिसमें मुख्तलिफ इदारे होंगे। FIA तहकीकात करेगा, IB होगा, ISI होगा, SCCP, ये तमाम इदारे तहकीकात करेंगे। ऑपोजिशन ने कहा था कि अगर बनाना है तो बना ले, लेकिन अगर आपने कागजात देखे होते तो आपको पता होता कि जो कर्जा लिया जाता है वो मुल्क का खसारा जो होता है उसको पूरा करने के लिए लिया जाता है। मुल्क में तरक्याती काम हुए हैं, डैम बने हैं, पावर प्रोजेक्ट्स बने हैं, वहां पे खर्च होता है। और पीपल्स पार्टी ने यह भी कहा कि अगर आप ये बनाना चाहते हैं तो आप विच हंटिंग करेंगे। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब फरमा रहे थे कि विच हंटिंग कमीशन लगता है और वो ये भी कह रहे थे कि अगर हमारे दौर की कोई बात पूछनी है तो आप ही के एडवाइजर हैं हफीज शेख साहब, उनसे पूछ लीजिए क्योंकि हमारे दौर में वो वजीर खजाना थे। इस मामले में बात करेंगे कि क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस होंगे, तहकीकात किस बात की होगी और अभी अगर नैब मौजूद है तो वो क्यों नहीं तहकीकात करता। अगर इन 24,000 रुपए के अरब के जो कर्जे लिए गए हैं उसमें कोई करप्शन के मामलात हैं, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं फेडरल मिनिस्टर फॉर पावर उमर अयूब साहब और इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे सिंध के साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर साहब। PMLN सिंध का ताल्लुक है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मोहम्मद जुबैर साहब, ये आपकी पार्टी के लोग थे, अब एक तारीखी गलती तो की उन्होंने खिताब में कुछ फैक्ट्स को गलत कोट किया है, जो ज़बान इस्तेमाल की शायद उसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा कि कहाँ पे गलती हुई है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा ये तौहीन साहबा की गई है, उन्होंने नहीं कहा कि माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि हम जो है इस पर माफ़ी भी मांगने का मुतालबा करते हैं और ये आपकी पार्टी है जो कि खुद कहती आई है कि हमें इस रिलीजियस कार्ड की वजह से बड़ा नुकसान हुआ है, हमारे खिलाफ इस तरह की बातें की गई। एहसन इकबाल साहब जो कि आपके फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर थे, उन पर हमला हुआ। तो आप जो खुद कहते आए हैं कि हमारे खिलाफ इस तरह की बातें की गई, लोगों को इश्तियाल दिलाया गया, अब आप भी वही कार्ड प्ले कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो जिस मौजू पर मुझे आपने दावत दी थी वो इस कमीशन के हवाले से और कर्जों के हवाले से था, तो मैं फोकस वहीं करूंगा। ना ही मैं एक्सपर्ट हूं, हमारी पार्टी के जो राय थी वो दे दी गई है। मुझे पता है, मैं इसलिए मैंने कहा मैं उस पर बात करूंगा। लेकिन जुबैर साहब, आप क्योंकि हुकूमत में रहे हैं, आप भी सीनियर रहनुमा है, यहाँ पे साबिक वजीर आजम बात कर रहे थे, आप एक बेअदबी के मामले को आप नामूसे साहबा का इशू बना रहे हैं। ये ऐसा खतरनाक खेल है जो कि ऑपोजिशन में हर जमात होती है, खेलती है। जब आप हुकूमतों में आते हैं उसका विक्टिम बनते हैं, जब ऑपोजिशन में होते हैं तो वो आप इस्तेमाल करते हैं हुकूमत के खिलाफ। क्या इसको रोकना नहीं चाहिए हमें? मेरा ख्याल है रात को 12 बजे आके ये बातें करना, वजीर आजम है, वो कोई आम पॉलिटिशियन नहीं है। सो जब रात के 12 बजे आके आपने फैसला कर ही लिया खिताब करने का, तो तमाम हकाइक को सामने रख के समझ बूझ के तकरीर करनी चाहिए थी। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई शक्ल देखे, बॉडी लैंग्वेज देखे तो साफ पता चलता है कि वो एक बहुत ही एक फ्रस्ट्रेशन थी उनकी, जिसका वो इजहार कर रहे थे, बगैर तैयारी के वो स्पीच कर रहे थे। He was all over the place। वो बात तो ठीक है, फिर उस पे तनकीद हो रही है, इस तरह से होती हैं और उनको पहले भी वो इस्लामी तारीख के हवाले से भी गलतियां कर चुके हैं और इस्लामी तारीख के हवाले से गलतियां जो की, मैंने जैसे कहा मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने भी उनकी निशानदेही की। मतलब इस पर सियासत करना जरूरी है क्या? हम पहले माजी से सीखे नहीं? और खासतौर पर मैं कह रहा हूं आपकी जमात अगर नहीं सीखी तो इसका मतलब मुस्तकबिल में भी यही होगा।
अगले आप हुकूमत में आएंगे, पीटीआई ऑपोजिशन में होगी, वो भी इसी तरह की सियासत करेंगे? क्या हमें इसको दफन नहीं करना चाहिए? शहजाद, अगर प्राइम मिनिस्टर खुद से ये कह दें कि ये मैंने गलत फैक्ट्स नरेट किए थे, तो मेरा ख्याल है ये काफी हद तक ये इशू खत्म हो जाएगा। हम ये थोड़ा कह रहे हैं कि वो आके पार्लियामेंट में आके लिख के देंगे, तौहीन सहाबा, तौहीन रिसालत का मामला बना रहे हैं ना, पहले तो उनकी तरफ से जवाब तो आ जाए ना। अगर तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर रहते हैं और कहते हैं कि मैंने कोई गलत, अभी तो हमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं पता, अभी तो हमें हुकूमत की तरफ से जवाब ही नहीं आया। सो पहले तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर आपने कोई रिलीजियस फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया है तो क्लैरिफिकेशन तो उनकी तरफ से आ जाए। तो अभी हम तो उनके, आप और मैं तो उनके दिफा में ना खड़े हों कि जी वो क्या कहना चाहते हैं। अगर वो स्टिक करते तो मेरा ख्याल है इवन तकी उस्मानी साहब दिफा में कोई नहीं खड़ा हो रहा है। मैंने कहा हिस्टोरिकली गलत उन्होंने बात की है, गलतियां हैं जो मैंने कहा, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने उसकी निशानदेही भी की है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इन मामलात पर जब भी सियासत होती है, किसी पर तौहीन रिसालत का, तौहीन सहाबा का इल्जाम अगर लगाया जाता है तो उससे फायदा आज तक किसी का नहीं हुआ है ना। जब ऑपोजिशन में होते हैं इसी तरह की अगर ऑपोजिशन करनी है तो इसका मतलब आपने भी कुछ सबक नहीं सीखा है आपकी पार्टी ने। नहीं, कमाल है, रात के 12 बजे एक नॉर्मल हालत में वो आए नहीं और एक फ्रस्ट्रेशन का इजहार करने, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। मेरा ख्याल है उनको बहुत सी चीजें ये समझनी चाहिए कि उन्होंने बात क्या की है। पहले तो उनको भी पता है कि उन्होंने बात क्या की है। मेरा ख्याल है मैं और आप बहस कर रहे हैं या आर्ग्यू कर रहे हैं इस हकीकत को, मेरी तरफ से पहले तो लेट द प्राइम मिनिस्टर कम। आर्ग्यूमेंट खाली जिस किस्म की सियासत है उस पर मैं कर रहा हूं और किसी बात पे मैं आर्ग्यू नहीं कर रहा हूं। खैर आगे बढ़ते हैं, मौजूद की तरफ आते हैं। पहले मैं चाहूंगा जरा उमर अयूब साहब इसमें बता दें। उमर अयूब साहब ये कह रहे हैं कि 24,000 अरब रुपए का कर्जा ले लिया गया है 10 साल में। एक हाई पावर्ड कमीशन होगा जो इसका एहतसाब करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा। 24,000 का कर्जा लिया गया है, बहुत ज्यादा है, लेकिन कर्जे लेने की वजूहात भी है ना। आपको फिस्कल डेफिसिट है जो कि हर साल होता है पाकिस्तान में, वो गैप फिल इन करना है, उसके लिए कर्जा लेना पड़ेगा। तरक्याती काम के लिए आपको कर्जा लेना पड़ता है क्योंकि हमारे यहाँ तो इतनी फिस्कल स्पेस ही नहीं होती डिफेंस बजट के बाद या जो डेट पेमेंट्स होती है उनके बाद, तो इतनी फिस्कल स्पेस होती नहीं है, तो कर्जा तो लेना पड़ता है। इसका ये मतलब तो नहीं कि ये कर्जा जो है वो करप्शन की नजर हो गया 24,000। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने शो पे मदऊ किया। सबसे पहली बात मैं वहाँ से शुरू करूँगा वज़ीर आज़म साहब की तकरीर के हवाले से, क्योंकि आपने ज़ुबैर भाई से ये बात पूछी। सबसे पहले मैं आपके तवस्सुत से कौम को ये बताना चाहता हूँ, नाजरीन को, कि जो शख्स अपनी मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जाके मदीना मुनव्वरा की ज़मीन पे उतरते हैं तो वो जूते उतार के और वहाँ पे चल के जाते हैं। उस एहतराम में कभी आप सोच भी सकते हैं कि कोई उनके जहन में कोई ऐसी बेअदबी की सहाबा कराम के बारे में आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कभी आप सोच भी नहीं सकते हैं। उस शख्स का और हम सारे जो मुसलमान हैं, हमारा तो ईमान का तकाजा ही है कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो हमारा जहाँ पे ईमान का रुतबा, हमारा दारोमदार और इस कलमे के ऊपर और सरकार दो आलम के लिए जिनके लिए ये पूरी कायनात बनी है, उसके लिए तो हमारी जान क्या मतलब 1,000 जाने हमारी हम 1,000 बार हमारी जान कुर्बान हो जाए तो वो भी कम है, लाखों बार उन पे हमारी जान कुर्बान हो जाए तो वो कम है। मेरा ख्याल है ऑपोजिशन जिस बौखलाहट का शिकार है वो आज आपने कौमी असम्बली में देखी, जहाँ पे कि ऑपोजिशन के अंदर पीपल्स पार्टी खुद उठी हुई थी और लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन जो है वो उठक बैठक वहाँ पे कर रहे थे, वो उठते थे बैठते थे और वहाँ पे जो एमएमए के साहबान थे वो उनका अपना बंटवारा हुआ था ऑपोजिशन के साथ। और हम लोग ट्रेजरी बेंचेस में देख रहे थे कि ये हो क्या रहा है। लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन साहब जो उनकी बजट स्पीच होनी थी वो उनको तो स्पीकर साहब ने वहाँ पे 50 मिनट तक वहाँ पे शहजाद साहब उन्होंने मैं ये बात कर लूं, उन्होंने 50 मिनट तक उनका माइक खुली रखा, जो पाकिस्तान की तारीख में ये मेरी तीसरी बार है कौमी असेंबली के मेंबर होने के नाते। इससे पहले मेरे वालिद साहब 7 बार हो चुके हैं, मैं खुद देखता रहा हूं, कभी भी तारीख में ये नहीं हुआ कि एक मेंबर का माइक आपने 50 मिनट के लिए खुला रखा हो और वो उठ के तकरीर नहीं कर सके। तो ये सारे का सारा जो है ये ऑपोजिशन बंटी हुई है, ऑपोजिशन घबराहट का शिकार है, ऑपोजिशन बौखलाहट का शिकार है,
क्योंकि उनको मालूम है पर आ जाए, उनके दौर में तीसरी दफा आए हैं असेंबली में और आप अहम ओहदों पर भी रहे हैं, आप फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने जो कर्जे लिए, मैं उसी पे आ रहा हूं, उन्होंने जो कर्जे लिए कि 2007-8 में 8-7 हजार अरब रुपए के थे, 60 साल की तारीख में वो सिर्फ 10 साल के अंदर अंदर तकरीबन 24,000 अरब रुपए के कर्जे उन्होंने बढ़ाए। क्यों? उसकी बुनियादी वजह यह है मिसमैनेजमेंट, उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक्सपोर्ट्स ना बढ़ाना, उसकी बुनियादी वजह यह है कि कर्जे लेने और फिर कर्जों की सूद के लिए मजीद कर्जे लेने, उसकी बुनियादी वजूहत ये है कि मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि करप्शन का बाजार गर्म था। 2006-7 में जिस वक्त मैं वजीर मुमलिकत बराए खजाना था और उस वक्त 6.5 अरब डॉलर की डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट मुल्क में आई थी, बाहर से सरमाया उमर अयूब साहब जी, और लेकिन उमर अयूब साहब एक सेकंड मुझे सवाल कम करने का मौका दे। उमर अयूब साहब उमर अयूब साहब नहीं, मेरे ख्याल से उमर अयूब साहब सिर्फ बोलने के मूड में आए, सुनने के मूड में नहीं आए। उमर अयूब साहब वो सारी साहब एक सेकंड मैं हैंडल कर रहा हूं, जिसकी वजह से उमर अयूब साहब हम लोग इस नहज पे पहुंचे हैं। सर सिर्फ बोलने का ही मूड है या सुनने का भी मूड है? सवाल कर लूं मैं? नहीं, मैं आपकी बात सुन रहा हूं, मैं दूर हूं, तो आपकी आवाज जरा देर से कमीशन हमारे खिलाफ बना है। अच्छा मैं आ रहा हूं जुबैर साहब, एक सेकंड रुक जाइए, आ रहा हूं मैं। अगर आप कहते हैं कि 10 साल में मैंने सर 10 साल में साहब गुजारिश सवाल करने मैंने बोलना है, आपने सुनना है। जी मैंने सवाल तो करना है ना, सवाल करने का तो मौका दे कि 10 साल में 24,000 कर्जा लिया है उन्होंने, तो आपने इन 10 माह में 5,200 अरब रुपए जो लिए हैं, क्या वो भी मिसमैनेजमेंट की वजह से लिए हैं? क्या आप लोग एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा सके कि ये कर्जा ना लेना पड़े? कर्जा हर हुकूमत ने लिया है, आपकी हुकूमत ने ज्यादा तेजी से लिया है। शहजाद साहब बहुत अच्छा सवाल आपने किया। नेट कर्जा 2,600 अरब है और उसके साथ साथ इसलिए लिया क्योंकि इस साबका हुकूमत के जो अमाउंट्स ड्यू थी, कर्जे की अमाउंट ड्यू थी, उसकी अदायगी के लिए लिया। हमें तो जिस तरीके में हुकूमत मिली वो तो आप सोच नहीं सकते हैं। मुस्लिम लीग नून को जिस वक्त पीपल्स पार्टी ने हुकूमत दी उस वक्त 2 माह के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे, हमारे पास तो 2 हफ्ते के भी रिजर्व्स नहीं थे। हम लोग सिर पकड़ के बैठे थे कि ये हुआ क्या है मईशत के साथ, और इसके साथ साथ हमारे लिए तो एक नेशनल सिक्योरिटी रिस्क बना हुआ था एक मुल्क के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब मुख्तलिफ ममालिक के पास गए, वहां से हमें सपोर्ट मिली, चाइना से, हमें सऊदी अरेबिया से, अमारात से, इन जगहों से, दोस्त ममालिक से, और वहां से हमें सपोर्ट मिली कि सिर्फ और सिर्फ जो सूद हमारा है उसकी अदायगी कर सकें। और ये आने वाले बजट में, इस आने वाले साल में हमें 3,000 अरब रुपए का सिर्फ सूद देना पड़ेगा। जुबैर साहब 3,000 अरब रुपए का आप जी, अब मुझे जरा जुबैर साहब से जवाब लेने दीजिए। जुबैर साहब आप तैयार हैं जुबैर साहब के आपकी हुकूमत ने कर्जा अगर दुगना कर दिया है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाए, एक हाई पावर्ड कमेटी बने जो इन्वेस्टिगेट करे कि ये पैसा आपने कहां खर्च किया है? पहले लेट मी से कि इमरान खान और उनकी टीम जो है ना वो मईशत की अलिफ बे से नावाकिफ है। कर्जा क्यों लिया जाता है वो मैं उमर अयूब साहब को अभी बता देता हूँ। इस दफा का जो फिस्कल डेफिसिट है, और हालांकि आपने बड़ा आसान उनके लिए कर दिया था उनकी समझबूझ के लिए, 3,200 का फिस्कल डेफिसिट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जो अपकमिंग बजट है। 3,200 भी बहुत एम्बिशियस है, उसमें 5,500 का रेवेन्यू टारगेट दिया गया है, उसमें 400 बिलियन का कहा गया है कि प्रोविंशियल सरप्लसेस होंगे। कहने का मतलब ये है कि ये तकरीबन 3,200 का भी अगर करेंगे तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फिस्कल डेफिसिट होगा। तो वो फिस्कल डेफिसिट कहां से पूरा होगा? 3,200 का कर्जे लेके पूरा होगा। और अगर आप जितना 3,200 से ऊपर जाएंगे वो तकरीबन 4,000 तक जाएंगे, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा होगा, और PMLN के लास्ट साल के मुकाबले में डबल डेफिसिट होगा। सो उतनी कर्जे आप लेंगे। अब अगर मैं उमर अयूब साहब को एम्बेरस अगर थोड़ा सा कर दूं कि ये कह रहे थे कि 2,800 हम कर्जा देंगे, वापस करेंगे, ये मुझे बता दें कि उस 2,800 की सबसे बड़ी वजह क्या है? एक, आज जिस तरह डॉलर के साथ अखाड़ पछाड़ हुई है उसकी वजह से हमारे कर्जे बढ़ गए, उसका PMLN से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा, आपने डिस्काउंट रेट मुसलसल पिछले 8-9 महीनों में बढ़ाया है, 6.25% से लेके आप 12.25% लेके चले गए, तो उससे कर्जे और ज्यादा बढ़ गए। कहने का मतलब यह है कि हमने 11,000 बिलियन का कर्जा लिया है। वी स्टैंड बाय दैट नंबर।
और हम चैलेंज करते हैं। अच्छा जुबैर साहब ये कहते हैं असेंबली में आके नहीं, मुझे ये खत्म करने दें, एक सवाल भी इसमें ऐड कर लीजिए। ये कहते हैं कि क्योंकि आपकी हुकूमत ने और पीपल्स पार्टी ने इतना ज्यादा कर्जा लिया था कि हमें तो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट ही 3000 अरब की करनी है, तो हमारा फिस्कल डेफिसिट अगर बढ़ता है तो वो इस वजह से बढ़ता है कि हमें इंटरेस्ट पेमेंट करनी है, हमें डेट सर्विसिंग की वजह से बढ़ता है। तो अगर आप इतना कर्जा ना लेते तो इतना बोझ ना आता इन पे, ये आर्ग्यूमेंट है। नहीं, एक सेकंड, पहली बात तो ये है कि हमने 11,000 अरब कर्जा लिया है पूरे 5 साल में, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ये स्टेट बैंक की फिगर्स लें, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की फिगर लें, उमर अयूब साहब, और असेंबली में आके इस बात को डिनाई कर दें कि हमारा कर्जा 11,000 बिलियन से ज्यादा था 5 साल में। फर्क मैं बता देता हूं क्या है सर, फर्क ये है कि आप फिगर लेते हैं टोटल डेट का, ये फिगर लेते हैं टोटल डेट एंड लायबिलिटीज का। अगर टोटल डेट एंड लायबिलिटीज लेंगे तो वो 29,000 30,000 थी, अगर आप सिर्फ डेट लेंगे टोटल डेट तो वो 24-25,000 रुपए। हम कर्जों की बात कर रहे हैं ना सर, हम कर्जों की बात कर रहे हैं, हम कर्जों की बात कर रहे हैं, तो कर्जों का मतलब डेट ही होता है। अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमने जो कर्जे लिए थे, क्योंकि बहस होती है कर्जों की, तो 11,000 बिलियन लिए थे, यानी कि एवरेज 2,200 बिलियन, और हमने उसके अगेंस्ट किया क्या था? हमने 11,000 मेगावाट बिजली लगाई, 1700 किलोमीटर हमने मोटरवेज और हाईवेज बनाए, हमने कितने बैराजेस बनाए, हमने कितने कारखाने लगाए, हमने सब कुछ किया, हमने 9.2 ट्रिलियन सूबों को दिया इस 5 साल में। ठीक है, अब अभी इन्होंने मुझे सिर्फ बता दें, इन्होंने खंबा भी लगाया हो। अच्छा ठीक है, एक चीज ये लगाने के लिए गए थे वहां पेशावर की उमर अयूब साहब, हशर नशर कर दिया। इन्होंने बता दिया कि ये पैसा कहां पे खर्च हुआ है, भी तो अचीवमेंट बता दें। इन्होंने ये बता दिया ये पैसा कहां खर्च हुआ है। क्या इमरान खान साहब और आपकी हुकूमत का ये मानना है कि 24,000 अरब रुपए जो है ये सारा का सारा करप्शन की नजर हो गया है? अगर ऐसा है तो नैब ने क्या किया है? यहां तो हम देखते हैं कोई केस 3 करोड़ का है, कोई 40 करोड़ का है, कोई 50 करोड़ का है, तो बाकी पैसा अगर करप्शन की नजर हुआ है तो नैब ने क्या किया इस हवाले से? शहजाद भाई अभी मैं आपको जवाब दूंगा, पर तहम्मुल से मुझे ज़रा सुनिएगा। सबसे पहली बात आई कर्ज़ों के हवाले से, तो मेरे भाई ज़ुबैर साहब ने अपनी जो गुफ्तगू शुनीद की है वो कर दी। अभी मैं आपको बताता हूं कि जिस वजह से ये खसारा अभी हमें नज़र आ रहा है और जिस तरह के हम पे प्रेशर्स हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि मिफ्ता इस्माइल साहब से पहले जो वज़ीर ख़जाना थे मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने 4 साल रुपए को मसनूई सतह पे रखा, और उसको मसनूई सतह पे रखने के लिए 24 अरब डॉलर यानी कि उसको ज़रब दें तकरीबन उस वक्त के रेट से भी 100 से, तो तकरीबन 2,400 अरब रुपए तो सिर्फ उसको उस लेवल पे रखने के लिए किया था। आप खुद अंदाज़ा लगा लें, वो आप समझ लें कि वो डॉलर आप किसी तंदूर में डाल देते तो 4 रोटियां तो पक जाती, पर वो उस नज़र हो गया। दूसरी अहम बात, उसका प्रेशर फिर सारे का सारा जो है इन्फ्लेशन और अफराद ज़र का भी आया, और ये सारी की सारी चीज़ें हमें अभी देखनी पड़ी। इस पे मेरे सामने ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है, इनकी ही आदात और शुमार उस वक्त के भी हैं कि जो मनी इन सर्कुलेशन है वो, और मनी जो आपके पास जो सर्कुलेशन में है वो तकरीबन 100% यानी कि मुस्लिम लीग नून के दौर में जो रकूम थी वो मैं आपके सामने पेश कर सकता हूं। उमर साहब एक अहम सवाल मुझे करने का मौका दीजिएगा, वो बड़ी और उस पे लास्ट कमेंट कर दीजिए। उमर साहब एक सेकंड आपकी बात सही सवाल है सर, मैं बात कर आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये मिसमैनेजमेंट का मामला है कि करप्शन का नहीं है ना, तो फिर क्या मिसमैनेजमेंट पे आप कहते हैं कि तहकीकात हो तो किसी को 100% ये इन्फ्लेशन जो 100% जो नोट्स एंड सर्कुलेशन बढ़े, ये अफराद ज़र में इसका काम आया। उसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट्स के बारे में बात हुई, उसके साथ साथ जो पावर प्लांट्स के बारे में बात हुई, तरबेला का ये क्रेडिट लेते हैं। तरबेला डैम बनाया एक शख्सियत जिनका नाम था फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान साहब, जिनके साथ जुबैर साहब के वालिद साहब भी उनके साथ ही थे, जनरल उमर साहब, उन्होंने तरबेला डैम बनाया था। उसी में ही वो टनल इन्वेजेज हुआ था। अच्छा ठीक है, इन्वेजेज हुआ था। चाहते हैं मैं इस चीज का इंतजार कर रहा हूं, उमर अयूब साहब इस चीज का इंतजार कर रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो नजरिया पाकिस्तान का भी क्रेडिट ले। उन्होंने बहुत शुक्रिया उमर अयूब साहब। मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद मजीद इशू से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वफाकी हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ रेफरेंस काबिल समात है या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस रेफरेंस को खारिज करेगी? आज इस बात का फैसला ना हो सका। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में आज इस मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 1.5 घंटा जारी रहा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस अजमत शेख सईद के अलावा
चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अली अहमद शेख और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वकार अहमद भी शरीक हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आज इस हवाले से समाअत का पहला दिन था। इस मौके पर वकला तंजीमों ने मुल्क भर में एहतजाज किया और अदालती कार्रवाई का बाइकॉट किया। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अदालती कार्रवाई मुअत्तल रही, जबकि पंजाब के अदालतों में जुज़वी हड़ताल की गई। इस रेफरेंस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी वकला ने एहतजाज किया, एहतजाजी मुजाहरे किए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर अमानुल्लाह कनरानी ने सदारती रेफरेंस को भी आग लगा दी। वकला तंजीमों ने आज मुल्क भर में हड़ताल की, एहतजाज किया। आपने देखा किस तरीके से रेफरेंस को आग भी लगाई गई। आज रेफरेंस की समाअत के दौरान क्या हुआ, ये रेफरेंस काबिल समाअत होगा या नहीं, इस हवाले से फैसला कब तक मुतवक्को है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल कयूम सिद्दीकी। बहुत बहुत शुक्रिया कयूम सिद्दीकी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आला अदलिया के जजेस के खिलाफ रेफरेंस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की आज समाअत हुई है, का इजलास हुआ है। इस इजलास की क्या तफसीलात अब तक सामने आई है, और ये भी बताइएगा कि ये रेफरेंस काबिल समाअत है या नहीं, ये फैसला कब तक मुतवक्के है? ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो समाअत हुई है 1 घंटे से ज़ायद रही है, और जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो हैं उनको पूरी मौका दिया, फराहम किया और उनको सुना गया है। और अब इस हवाले से देखना है कि अटॉर्नी जनरल को सुनने के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्या फैसला करती है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से कोई बात जो है अभी तक फ़िलहाल जो है वो जारी नहीं की गई, और दूसरी तरफ अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान या अटॉर्नी जनरल ऑफिस जो है वो भी बिल्कुल खामोश है। हमने जब समाअत ख़त्म हुई तो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो है उनसे सवाल पूछा कि आज की कार्रवाई के हवाले से कोई इशारा, कोई बात, तो वो बिल्कुल खामोश थे, उन्होंने किसी भी किस्म के सवाल का जवाब नहीं दिया। ताहम जब वो मीटिंग के लिए जा रहे थे उसमें, और जब वो मीटिंग से वापस आए हैं, तो उनके एक्सप्रेशन से जो हम देख सकते हैं उसमें काफ़ी जो है वो हमें फ़र्क नज़र आया। जाते हुए थोड़े से वो हौसले में थे, लेकिन जब वापस आए तो थोड़े मुतवश्शिश ज़रूर थे। सही, तो ये रेफरेंस काबिल समाअत है या नहीं, इसका फैसला तो आज नहीं हुआ। अगर तो ये रेफरेंस काबिल समाअत नहीं होगा तो फिर कार्रवाई यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगर ये रेफरेंस काबिल समाअत करार दिया जाता है तो इसके बाद क्या प्रोसीजर होगा अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब? अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो अटॉर्नी जनरल को सुनने के बाद कि आया ये जो कंप्लेंट है जुडिशल मिसकॉन्डक्ट के जो अदालती ज़ाब्ता अखलाक है या जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके जो मुख्तलिफ उसके अंदर शिकें हैं उनमें आती है, तो डेफिनेटली उन जज साहब जो हैं जिनके हवाले से शिकायत है उनको फिर नोटिस होगा, और नोटिस होने के बाद ये फिर मामला जो है वो आगे चलेगा। इसमें हमारे पास जो है वो 2-3 मिसालें मौजूद हैं, और एक तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की है कि वो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेश हुए थे। फिर उसके बाद ये सारी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, क्योंकि उस वक्त और लीगल पॉइंट थे कि एक तो सुप्रीम जुडिशल कॉम्पिटेंट नहीं है, कंप्लीट नहीं थी, और फिर मैलाफिडे की बुनियाद भी थी, तो उस पर जो है वो रेफरेंस कलअदम कर दिया था। अब जो हाल ही में 2 रेफरेंसेस जिनका फैसला हुआ है उनमें एक जैसे शौकत सिद्दीकी का है, जिसमें उन्हें जो उन्होंने बात की थी उसके ऊपर जवाब लिया, और जवाब लेने के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अनाउंस कर दिया कि ये जुडिशल मिसकॉन्डक्ट है उनका। सही। जबकि तीसरा जो था फ़ारूक इरफान का था, और फ़ारूक इरफान जो है जस्टिस फ़ारूक इरफान, उस हवाले से जो कार्रवाई हुई वो ओपन हुई और उनके ऊपर हुई, और उसमें एविडेंस रिकॉर्ड हुई, उनकी तरफ से गवाहान पेश किए गए, लेकिन फिर जब उनके कुछ गवाहान को पेश करने की इजाज़त नहीं मिली तो उन्होंने फिर एहतजाजन इस्तीफ़ा दे दिया कि उनको जो है वो उनके साथ ड्यू प्रोसेस जो है वो नहीं हो रहा और उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, तो इस वजह से फिर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज हमने देखा कि उनकी तरफ से भी दिन भर एहतजाज किया गया, हड़ताल की कॉल दी थी। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन अमजद शाह। अमजद शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये रेफरेंस का मामला जो है आला अदलिया के जजेस के खिलाफ, ये एक आईनी और कानूनी मामला है, और इसका फैसला कि ये रेफरेंस काबिल समाअत है या मिसकंडक्ट के जुमरे में आता है नहीं, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला है। लेकिन आज जब वकला बरादरी एहतजाज कर रही थी, इस पर प्रोटेस्ट कर रही थी, तो क्या ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ऊपर प्रेशर डालने के मुतरादिफ नहीं है? ऐसा है कि वकला न तो जजेस की अकाउंटेबिलिटी के खिलाफ हैं, न हमारा काजी फाइज ईसा साहब से कोई ताल्लुक है, ना हम उनके वकील हैं। हमारा सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पे एहतजाज है कि हुकूमत की तरफ से किया गया जो
रेफरेंस है, इस रेफरेंस को तमाम बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशन ने मैलाफाइड करार दिया इस बुनियाद पे कि गवर्नमेंट इससे पहले जितने भी मतलब स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए उन सारों से बदनीति जो थी वो सामने नजर आ रही थी। शाह साहब, ये आपने तो कहा कि हमारा एहतजाज हुकूमत के खिलाफ था क्योंकि ये रेफरेंस बदनीयती पर मबनी है। इस पर तो आपकी राय हो सकती है, वकला बरादरी की राय हो सकती है, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस रेफरेंस को खारिज कर दे, मुस्तरद कर दे, तो फिर इसका मतलब आप उनके जो इख्तियार है उसमें दखल अंदाजी कर रहे हैं। आपको तो एतमाद होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के 3 टॉप जजेस पे, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पे, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पे, इन पे तो एतमाद होना चाहिए। आप ये कैसे कह सकते हैं कि इसको मुस्तरद करें, इसको खारिज करें? ये फैसला तो उन पे छोड़ देना। ऐसा नहीं, हमने फैसला उन्हीं पर ही छोड़ा। हमने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पे अभी तक कोई अदम एतमाद जाहिर नहीं किया और न ही हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के किसी प्रोसीडिंग में किसी भी मौके पर हम प्रेशर ग्रुप के तौर पर उनको रोकने का हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो, पिक एंड चूज न किया जाए और ऐसी सूरत हाल आप न बनाएं कि देखें पूरी वकला फ्रेटर्निटी जो है इस वक्त इस्तराब में है। आप ये हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, तो जिस दिन ये रेफरेंस बनाया गया उस दिन एहतजाज करते। आप लोगों ने चुना 14 तारीख को एहतजाज के लिए, आपने कहा हड़ताल करेंगे 14 तारीख को। ये 14 तारीख को समाअत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने रखी थी, हुकूमत ने नहीं रखी थी। और तो दूसरा, अगर आपने एहतजाज करना था तो आप प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर करते, प्रेसिडेंट हाउस के बाहर करते। आपने एहतजाज सुप्रीम कोर्ट के बाहर किया है। आप किसको मैसेज देना चाह रहे हैं? गवर्नमेंट को मैसेज देना चाह रहे हैं या कोर्ट को मैसेज देना चाह रहे हैं? नहीं, हम हर एक को यह मैसेज देना चाह रहे हैं कि इंसाफ के मुताबिक इसका फैसला हो। इस फैसले को आप टेक्निकल बुनियादों पे ना करें। इस फैसले को करने के लिए आप पूरी कोशिश करें कि इंसाफ होता हुआ नजर आए। हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को सपोर्ट करते हैं कि वो इंसाफ करने में मतलब हमारा असल मकसद ये है कि हम आइन और कानून के साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं इंसाफ हो। जिस दिन तारीख सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने तय की है समाअत की, उस दिन आप एहतजाज करेंगे और आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करेंगे, तो तासुर ये जाएगा कि आप कोर्ट्स को प्रेशर लाने की कोशिश कर रहे हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को प्रेशर में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत के खिलाफ हमारा एहतजाज, देखें ना, हमारा एहतजाज हुकूमत के खिलाफ है। रेफरेंस दायर उन्होंने किया तो वो अपने उस हमारा तो यही हमने कहा कि सारों के खिलाफ करें, पिक एंड चूज ना करें। सर, तो 14 तारीख को क्यों एहतजाज किया आपने? और जिसके आपने आज समाअत का दिन ही क्यों चुना? क्योंकि समाअत है, तो समाअत रखने का फैसला तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का था ना सर, ये हुकूमत का तो नहीं था। अगर आप इसी दिन सिंबॉलिकली एहतजाज करेंगे, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करेंगे, तो ये तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को प्रेशराइज करने वाली बात हो गई ना। ये हुकूमत के खिलाफ एहतजाज तो नहीं नजर आ रहा। फिर आप ही के लोग कहते हैं कि जब तक इस रेफरेंस को खारिज नहीं किया जाएगा तब तक हम एहतजाज जारी रखेंगे। इसका क्या मतलब है सर? नहीं, देखें, ये रेफरेंस खारिज करना या इस रेफरेंस को मंजूर करना ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का काम है, ये उनकी ड्यूटी है। हमारा, देखें, हमारा हुकूमत के खिलाफ एहतजाज ये है कि सारे जो अकाउंटेबिलिटी है वो अक्रॉस द बोर्ड हो। आप एक जज को फिक्स न करें जिसको आप समझते हैं कि ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, मतलब ये आपके खिलाफ फैसला करते हैं या ये एक आजाद जज। जिस दिन भी हुकूमत का कोई रेफरेंस जो अक्रॉस दी बोर्ड अकाउंटेबिलिटी को छोड़ के किसी एक जज को फिक्स करने के लिए होगा कि कोई ऐसा जज जो उनकी मर्जी के खिलाफ जा रहा हो, तो हमारा एहतजाज होगा उस दिन। अब बात यह है कि आज हमने इसलिए किया कि आज के दिन वहाँ पर वो थी समाअत थी और आज का दिन बड़ा अहम था और आज के दिन ही हम एक मैसेज दे सकते थे। मैसेज ये है कि आला अदलिया के जजेस ये केस सुन रहे हैं और पूरी लॉयर्स फ्रेटर्निटी जो है वो इस रेफरेंस के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के बिल्डिंग के बाहर एहतजाज कर रही है, जिनमें लोग ये भी कहते हैं कि जब तक इसको आप रेफरेंस को खारिज नहीं करेंगे हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। और आप कह रहे हैं कि इससे प्रेशर में नहीं आना चाहिए किसी को, या प्रेशर डालने की कोशिश भी नहीं है ये। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, एक बात मैं आपको बता दूं, कोई ऐसा अगर किसी से ये बात हुई है जज्बाती अंदाज में, तो उसको आप लोग इग्नोर करें। आप ये बात ज़हन में रखें कि वकला का हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। वकला कभी भी
कोई गैर कानूनी या कोई ऐसा कदम ना उठाएंगे जो कानून से बाहर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अमजद शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।